अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अफसोसनाक दिन था। पेशावर में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें दर्जनों अफराद शहीद हो गए हैं और 150 के करीब अफराद बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हैं, और उनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत अरसे बाद इस कदर बड़े लेवल का ये वाक़या जो है वो देखने में आया है, और ये वाक़या क्यों और कैसे हुआ और इसके ऊपर भी किसी ने सियासत करने की कोशिश की, वो कौन लोग थे, उसके ऊपर भी बात करेंगे आज के वीलॉग में। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि एक जानिब जब सूरत हाल मुल्क में सिक्योरिटी की इतनी ख़राब हो रही है, तो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार इदारे आखिर किधर मसरूफ़ हैं, वो क्या स्कोर सेटल कर रहे हैं, उनकी तवज्जो और तरजीहात क्या हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी आज के वीलॉग में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, दहशतगर्दी के वाक़यात यूँ तो पिछले 11 माह में कई सारे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात पिछले 11 माह में हुए हैं, 10-11 माह के दौरान, वो 500 से ज़ायद हैं। और इसमें जो अफराद शहीद हुए हैं उनकी तादाद कोई 400 के लगभग है, और इसी तरह जो इनके अफराद ज़ख्मी हुए हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में हैं जो इन धमाकों में ज़ख्मी हुए हैं। इन जो मुख्तलिफ वाक़यात में, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, कोई 11 के करीब खुदकुश धमाके भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, उनके सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर, फोर्सेस की चौकियों के ऊपर और काफ़िलों के ऊपर वो हमले हुए हैं। तो इसमें बहुत से जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं उन्होंने भी शहादतें दी हैं। लेकिन ये क्या ये सब अचानक हो गया? ये सब अचानक तो नहीं हुआ। बहुत देर से बहुत से लोग इस बात को मेंशन कर रहे थे कि सूरत हाल आहिस्ता-आहिस्ता ख़राब हो रही है, इसकी तरफ तवज्जो की जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ और ही मामलात बड़े ज़रूरी नौइयत के थे जिन पर तवज्जो करनी बड़ी ज़रूरी थी। तो बहरहाल जो सिक्योरिटी का मामला था वो कहीं न कहीं इग्नोर हो रहा था, और उसी का ख़मियाज़ा अब ये भुगतने की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। ना सिर्फ ये कि हमारे मुख्तलिफ गिरदोनवा के शहरों में, अतराफ़ में, गाँव में इस किस्म के वाक़यात हुए, बल्कि अब हमारे मेन शहर भी इससे महफूज नहीं है। पेशावर का ये धमाका इसलिए भी बहुत तशवीशनाक था कि ये पुलिस लाइंस में धमाका हुआ है, और पेशावर के शहरी ये बताते हैं कि ये एरिया बहुत ज़्यादा सिक्योर एरिया तस्वुर किया जाता था, और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे खुदकुश हमलावर वहाँ तक पहुँच गया, उस मस्जिद तक जहाँ पर ये नमाज अदा की जा रही थी, और इस दौरान उसने खुद को धमाके से उड़ाया जिसमें इतनी बड़ी तादाद में ये जानी नुकसान हुआ है। अब ये जहाँ ये सवाल है, तो वहीं पर ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से, जो कि वज़ीर दिफ़ा है, उसका जवाब भी दिया गया। उनके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा के आईजी हैं, उन्होंने जो इब्तदाई रिपोर्ट हासिल की है उसके मुताबिक जो पुलिस लाइंस के अंदर से कोई सहूलतकार उसको मिला हुआ था जिसने वहाँ पर धमाका खेज़ मवाद पहले से पहुँचा रखा था, और बाद में ये खुदकुश हमलावर वहाँ पहुँचा है और उसने आकर इस दहशतगर्द ने कार्रवाई की है। तो यानी अंदर से कोई इसको सहूलतकारी थी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा सवाल है इस चीज़ के ऊपर कि आखिर अगर यूं इदारों के अंदर से भी कहीं ना कहीं लोग इस तरह से मुलविस हैं, तो फिर ये तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, और इसकी तरफ कैसे निमटा जाएगा, क्या अब इसकी स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन ये जहाँ वाक़या अफ़सोसनाक है, और मैं बहुत ज़्यादा इसको, जो इस पे मैं देख रही थी मीडिया पर, इस हवाले से जो भी चीज़ें चल रही थी, तो दिल बड़ा अफसरदा हुआ। क्योंकि इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, उससे पहले भी और उसके बाद भी खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत से इस किस्म के वाक़यात देखे हैं। लेकिन वो कुछ बीच में अरसा जो हमने अमन का देखा, उसमें हमने देखा कि कैसे टूरिज़्म बढ़ने लगा था और किस तरह से चीज़ें बेहतर हो रही थी। लेकिन फिर बाद में खैर कोविड आ गया, जिसकी वजह से फिर से मामलात थोड़े रुके। लेकिन बहरहाल दहशतगर्दी की ये लहर इस तरह नहीं थी। मुराद सईद साहब वीडियो पे वीडियो कर रहे थे, बहुत दिनों से अलार्म बजा रहे थे, लेकिन उनका अलार्म किसी ने सुना नहीं, और सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहे। नतीजा अब हम देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं। और अगर कोई इस खुशफहमी में मुब्तला है कि ये यहीं तक बात महदूद रहेगी, तो वो फिर अपने आप को अहमकों की जन्नत में समझे, क्योंकि ये सिलसिला कार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वाकया जहाँ पे अफसोसनाक है, वहीं उसके बाद जो इस पर रद्द-ए-अमल आने शुरू हुए, वो भी बड़े अफसोसनाक है। कोई इसका जिम्मेदार इमरान खान को ठहराने लगा कि जी उन्होंने टीटीपी के साथ बातचीत क्यों की, और कोई इसका जिम्मेदार जो है वो मौजूदा हुकूमत को ठहराने लगा,
और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, मतलब ये भी एक अलमनाक सूरत हाल है कि लोग ये भी कह रहे थे कि ये खुद करवाया गया वाक़या। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यूं ये वाक़या हुआ है और तू मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये रद्द-ए-अमल में बातें आना शुरू हो गई कि ओहो हो, दहशतगर्दी की सूरत हाल चूँकि इस कदर ख़राब है तो इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे इन सूबों में। खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में इलेक्शंस मुलतवी करना पड़ेंगे क्योंकि जी सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई सिक्योरिटी की। तो इस चीज़ के रिएक्शन के ऊपर एक तो पहले इस बात पे अफसोस हुआ कि इतनी बेहिसी, मतलब लोगों के घरों में जनाजे आ गए और आप लोग उठ के यहाँ पर इलेक्शन खेलने शुरू हो गए। फ़ौरन आपने ये बयानबाजियाँ शुरू कर दी कि जी इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, पहले से जैसे आपको ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया गया हो। इस कदर बेहिसी, इस कदर बेशर्मी। इसमें गरीदा फारूकी साहिबा भी पेश थी, फिर दीगर भी बहुत सारे सहाफ़ियों के यूं ही ट्वीट आने लगे। रात को प्रोग्राम्स भी इसी बात पे होना शुरू हो गए कि चूंकि जी दहशतगर्दी का वाक़या हो गया है इतना बड़ा और उससे पहले भी हुए हैं तो लिहाजा जी इलेक्शन मुलतवी करवाए जाए। तो उसके बाद फिर ये लोग सोचने पे मजबूर होने लगे कि कहीं ये इसी वजह से तो नहीं कराए गए वाक़या कि जनाब ये इलेक्शन मुलतवी हो जाए, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि ये कितने डेस्परेट हुए बैठे हैं कि इलेक्शन नहीं होने, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, जो मर्जी सूरत हाल हो जाए, अवाम मर जाए, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि इमरान खान जीत जाएगा, क्योंकि पीडीएम हार जाएगी। तो सारी रियासत पूरी कुव्वत से इलेक्शन रोकने में इस वक्त मसरूफ़ है, उसके लिए जवाब तलाश किए जा रहे हैं और सारे बहाने बना बना के एक एक करके कभी कोई एक मुंह उठा के आ जाता है एक बहाना लेकर, कभी कोई दूसरा आ जाता है। मतलब आइन में जब जिसके ऊपर कोई दूसरी बात ही नहीं है उस पर बात ही क्यों हो रही है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जब आइन एक चीज़ पे क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने तो बात ख़त्म, उसके बाद ये इस पर डिस्कशन ही क्यों हो रही है कि जी अगर इलेक्शन ना हुए इलेक्शन होंगे या नहीं का क्वेश्चन ही क्यों होना चाहिए। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिस्कशन ही गलत है कि अगर नहीं हुए होते नज़र क्यों नहीं आ रहे, कौन नहीं करवाना चाह रहा। अरे ये बातें करके तो हम उनका काम आसान कर रहे हैं कि हाँ भाई आपके लिए जवाज़ मिल जाएगा, कोई ना कोई तलाश जारी रखो, ढूंढ लो कोई ना कोई आइन की शिक में कोई जवाज़। वैसे तो मुझे इसकी भी तरद्दुद की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, यानी हमारे मुल्क में पहले कौन सा कोई आइन नाफिज है कोई आइन नाम की चीज़? अगर आपके नज़दीक कोई काम आइनी हो रहा है हमारे मुल्क में तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख भेजिएगा। वैसे मुझे तो कोई आइनी काम होता नज़र ही नहीं आ रहा, ना तो कोई मुझे आइन नज़र आ रहा है मुल्क में। तो जब आइन मौजूद ही नहीं है तो फिर 90 दिन के और ये 60 दिन की और ये तरद्दुद और बिला जवाज़ और जवाज़ ढूंढने की ज़रूरत क्या है? बस ठीक है वैसे ही बोल दें भाई नहीं करवाते, बदमाशी है, नहीं करवाना इलेक्शन, जाओ भाड़ में, बात ख़त्म। क्या ज़रूरत है ये बहानेबाजियाँ करने की कि जनाब मरदमशुमारी होनी है, हल्का बंदियाँ होनी हैं, पैसे नहीं हैं, ये सिक्योरिटी की सिचुएशन ऐसी है। क्या ज़रूरत है इन बहाने और इन जवाज़ तलाशने की, इतनी तरद्दुद करने की ज़रूरत क्या है? पहले कौन सा मुल्क में कोई आइन पे बड़ा अमल दरामद हो रहा है? नहीं तो ना सही कह दें भाई बदमाशी है, नहीं हमारा दिल चाह रहा, नहीं करवाने, बात ख़त्म, छोड़ें, इतना तरद्दुद ना करें। और जहाँ तक ये दहशतगर्दी का मामला है, अल्लाह खैर करे, सवालात तो फिर आप लोगों पर ही उठ रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे किधर थे, कौन से कामों में मसरूफ़ थे। अब मैं तो आज ट्विटर देख देख के, सोशल मीडिया देख के परेशान हो रही थी कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि जिनको सरहदों पे नज़रें रखनी चाहिए, दहशतगर्दों पे नज़रें रखनी चाहिए, वो तो बेडरूम में कैमरे लेके घुसे हुए लोगों के कि किसी से किसी की कोई वीडियो मिल जाए। ये सूरत हाल है, बात इस लेवल पे लोग कर रहे हैं। जो कपड़े आपने दहशतगर्दों के मुंह पर डालने हैं वो तो आप सियासतदानों के मुंह पर डाल रहे हैं। तो फिर तो यही होना है, दहशतगर्द तो आपकी यहाँ तक पहुँचेंगे, आपके गलों तक पकड़ेंगे आके। अगर आपकी यही तरजीहात रहेगी कि जनाब किसको पकड़ना है, किसका घर बंद करना है, किसका क्या आपने मुकदमा चलाना है, किसको कैसे सबक सिखाना है, ये आपकी सूरत हाल होगी तो फिर दूसरों से क्या गिला कि जी ये हो गया, वो हो गया, दहशतगर्दी हो गई तो फलां हो गई। वो तो दूसरे तो तैयार बैठे हैं इस काम के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ छेड़छाड़ अमरीका इंडिया भी आपके साथ कर दे, उसको पता है कि आपके मुल्क की सूरत हाल इस वक्त क्या है। तो ये बहानेबाजियाँ और इसी में आप देख लें फवाद चौधरी साहब जो है वो उनको जुडिशल कर दिया गया, उसके बाद कोई अब जवाब भी नहीं था जिस्मानी रिमांड का, फिर भी पुलिस मांग रही थी वहाँ पे जिस्मानी रिमांड, भाई किस बात के लिए। और फिर जो मुख्तसर सी वहाँ पे बातचीत हुई तो फवाद चौधरी साहब ने बताया कि किस तरह से उनको रखा गया। वो कहते हैं 6 घंटों में 10 से 12 घंटे, 6 दिनों में 10 से 12 घंटे हार्डली वो सोए हैं। टॉर्चर करने की यही ज़रूरत नहीं होती कि कोई किसी को आपने लिटा लिया और जनाब आपने फैंटा लगाना शुरू कर दिया या कोड़े मार रहे हैं। टॉर्चर की बड़ी किस्में होती हैं, ये भी एक टॉर्चर है कि किसी को सोने ना दिया जाए और ये बहुत बुरा टॉर्चर होता है। ये भी एक टॉर्चर है कि आप किसी को मुसलसल 48 घंटे सड़क पर घुमाते रहें। उन्होंने बताया जज को कि गाड़ी में डाला है, डाले में, और डाले में भी पिछले हिस्से में बिठाया हुआ है उन्हें, सर्दी भी खूब लगे, हवा खूब लगे। और उसके बाद जनाब कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कालाशाह काकू, कभी फिर मोटरवे, कभी कहीं 48 घंटे तक उन्हें घुमाते रहें। ये भी अजियत देना है, ये भी आपके लिए गैर कानूनी है।
लेकिन हमारे मुल्क में हो रहा है। फिर उनके मुंह पे कपड़ा डाल के फिर ले आते हैं, फिर हथकड़ियाँ लगा के ले आते हैं। जैसे वो सबसे यानी जो दहशतगर्द था वो दर्जन बंदे मार के 2 दर्जन बंदे मार के चला गया, उससे भी ज्यादा। और जो सियासतदान है आपने उसको हथकड़ियां लगाई हुई हैं। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क में कि सबसे बड़ा जैसे दहशतगर्द है वो इस मुल्क का फवाद चौधरी है, उसको पकड़ लो, उसको हथकड़ियां लगा दो, उसके मुंह पे कपड़े डाल दो। बात फवाद चौधरी की नहीं है, बात कोई भी है कि आपने किसी के ऊपर भी फॉल्स केसेस बनाकर उसको विक्टिमाइजेशन का शिकार किया हुआ है, बस इसी काम में आप लगे हुए हैं। जो अपना काम है वो किसी को याद ही नहीं है कि भाई अवाम का तहफ़्फ़ुज़ आपका काम है, इसके लिए आप मामूर हैं, इसके लिए आपकी इज्जत है, इसके लिए आपकी वजह है, आपका होने की वजह है ये। लेकिन नहीं, अब सूरत हाल ये है कि जनाब जब प्रायोरिटीज़ आपकी ये हों, अब शेख रशीद साहब हैं, वो इमरान खान के साथ क्यों खड़ा है दबंग, उसका घर पकड़ के सील कर दिया, वो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने छुड़वाया है और इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी जो है वो गंदी सियासत जो है इस वक्त हो रही है मुल्क में। जो जिसका काम है वो उसने करना नहीं, जिसका काम है कि वो सियासत ना करे वो सियासत कर रहा है, जिसका काम है वो हिफाजत करे वो हिफाजत नहीं कर रहा है, जिसका काम है कि वो उसने आके इलेक्शन कराने हैं वो इलेक्शन कराने से भाग जाता है, यानी मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। जिसका काम है कि वो इंसाफ फराहम करे वो आंखों पे पट्टी बांध लेता है, सुनते हुए कानों में पता नहीं रुइयाँ देख के बैठ जाता है जज, और वो इंसाफ नहीं देता। यानी जिसका जो काम है इस मुल्क में उसने वो नहीं करना है। इसीलिए तो मैंने कहा है कि ये जवाज़ तराशने की ज़रूरत क्या है कि जी आइन में है 90 दिन तो 60 दिन तो 50 दिन, आइन को उठा के एक तरफ रखें। आइन तो मुल्क में लागू ही नहीं है इस वक्त, क्योंकि ये तो बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।